अगर आप लॉ इंटर्न हैं यानी कि वकालत के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी इंटर्नशिप कैसे प्लान करनी चाहिए, ये इंटर्नशिप को प्लान करने को स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है मोहिनी मोना एडवोकेट के चैनल का, और एडवोकेट मोहिनी मोना आपका पुनः स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सभी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप लॉ इंटर्न हैं यानी कि वकालत के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी इंटर्नशिप कैसे प्लान करनी चाहिए, ये इंटर्नशिप को प्लान करने को स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको कुछ सवालों के जवाब खुद से तलाशने होंगे। इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको कितनी बार इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। वो मैंडेटरी आप लोगों को भेजते हैं अलग अलग लॉ फर्म्स में जाने के लिए कि आप जाइए और इंटर्नशिप करने चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेज में इंटर्नशिप नेसेसरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, तो वहाँ पर आपकी जब भी छुट्टियाँ पड़े, चाहे 15 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी है, तो आप जैसे ही आपको छुट्टी मिले आप फटाफट किसी न किसी जगह पर जा कर के आप इंटर्नशिप करके आइए। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपने ये तय कर लिया है कि आप LLB कंप्लीट करने के बाद किस फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं सोचा है तो भी उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाँ वाले हैं कि यानी कि आपने ये सोच लिया है कि आपने LLB करने के बाद किस फील्ड में अपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने कोर्ट में जा कर के आप अपने पसंद के वकील, उसी फील्ड के वकील के पास जा कर के आप अपनी इंटर्नशिप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं सोचा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल जुडिशरी की फील्ड में भी जाना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा या करूँगी, मैं सीधा जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये बता दूं, अगर आप जुडिशरी के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी आपको इंटर्नशिप 1-2 तो ज़रूर ही करनी चाहिए। इसके 1-2 फ़ायदे ये होंगे, एक तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, और दूसरा वापस जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको फिर प्रैक्टिस में आना पड़ेगा और उस समय पे आपको इंटर्नशिप करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि जिस समय पे आप लॉ कर रहे हो, आपका एम चाहे कुछ भी हो, आप इंटर्नशिप साइड बाय साइड ज़रूर करते चले जाएं। इसमें जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि मैं अपनी इंटर्नशिप कहाँ से शुरू करूँ। चाहे मैं अपना BA LLB कर रहा हूँ तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरू के 2-3 सालों में तो लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। तो यहाँ ये बड़ी समस्या आती है कि अगर मेरे पास लॉ की मेरे को बिल्कुल बेसिक जानकारी है नहीं, मैं कहाँ इंटर्नशिप करूँ। अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे कोर्ट में कुछ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप BA LLB कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर के, किसी कोर्ट में ना जाकर के आप किसी NGO को सर्च करें। आप अपने एरिया में हर जगह पर बहुत सारी NGOs होती हैं जो काम कर रही होती हैं, और उन NGOs को हमेशा ज़रूरत ही होती है किसी हेल्पिंग हैंड के, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उनकी हेल्प करा सके, और आपको कहीं पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे लीगल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों की सहायता किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपको अपने एरिया के किसी NGO में जा कर के वहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए। किसी भी NGO में इंटर्नशिप करने का एक ये भी फ़ायदा होता है, मान लीजिए आपके पास डे टाइम में आपके पास टाइम नहीं है, आप कॉलेज जाते हैं, तो आप वहाँ पर इवनिंग टाइम में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और बहुत सारा आप अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं।
और अगर आपके पास शाम के वक्त टाइम नहीं है या वर्किंग डे में आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी जब भी हॉलिडे होती है तो आप फुल टाइम इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने एरिया में किसी भी एनजीओ के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए और आप नेक्स्ट ईयर जब आप किसी भी लिटिगेशन एक्सपीरियंस जब आप लेना चाहें तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज रहे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप हुआ कि आप सेकेंड ईयर में आ गए। अब सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी है, तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कहाँ करें। यहाँ तक आते आते आप 1 या 2 बार इंटर्नशिप कर चुके होंगे किसी एनजीओ के साथ। अब देखते हैं कि अब मैं अगर लिटिगेशन मुझे एक्सपीरियंस लेना है तो मैं कहाँ कहाँ से ले सकती हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लिटिगेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाऊँगा, या मुझे किसी को बताने में झिझक होगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी, मुझे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करनी है। तो यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको वाकई में लिटिगेशन का बेसिक सीखना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सीखना होगा, ताकि आप उसकी छोटी छोटी बारीकियों से वाकिफ़ हो सको। आप कोई भी अपने जानने वाले लिटिगेशन के किसी भी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिटिगेशन एक्सपीरियंस लेने के साथ साथ आप किसी एलपीओ को भी ज्वाइन कर सकते हो। एलपीओ मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्स। दिल्ली में बहुत सारे लीगल प्रोसेस आउटसोर्स हैं। आप कोई भी एलपीओ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि एलपीओ आखिर है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा आप किसी भी कारपोरेट लॉ फर्म को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। दिल्ली में या इंडिया में चारों तरफ बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, लेकिन इस भ्रांति में मत रहिएगा कि सीधा जाते ही आप बिल्कुल ऐसे लॉ फर्म में जाने की सोचे जहाँ पर बहुत सारा काम होता है या जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा नाम है। आप ध्यान रखिएगा, अगर वो बहुत बड़ी लॉ फर्म है तो वो किसी ऐसे ही नए बच्चे को लेने में थोड़ा झिझकते भी हैं, और अगर लेते भी हैं तो वो उतना काम एक्सपीरियंस आप अपना एक्सपोजर नहीं करवा पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा किसी छोटे कॉर्पोरेट लॉ फर्म को ज्वाइन करने के लिए सेकेंड ईयर में। अब मैंने आप लोगों से शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप एलएलबी करने के बाद किस फील्ड में जाकर के प्रैक्टिस करना चाहेंगे। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर आपने नहीं सोचा था तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जब भी इंटर्नशिप करने का मौका मिले आप हर बार नई फील्ड में अपना एक्सपोजर लें। कभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिटिगेशन में इंटर्नशिप लें, कभी एलपीओ ज्वाइन करें, कभी कॉर्पोरेट लॉ फर्म करें, और जब तक आप हर जगह पर एक्सपीरियंस लेंगे तो कहीं ना कहीं आकर के आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप खुद में ये तलाश पाएंगे कि मैं किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो आप एलएलबी करने के बाद उसी फील्ड में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हाउ टू चूज़ ए लॉयर और ए लॉ फर्म। मतलब हम किसी लॉयर जिसके अंडर प्रैक्टिस करें या किसी लॉ फर्म को हम कैसे चूज़ करें। तो आपको बताना चाहूँगी, अ लॉयर हु टेक्स कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग इंटर्न्स, मतलब कि एक ऐसा लॉयर जो कि अपने इंटर्न्स को कुछ सिखाने की इच्छा रखता हो, ऐसे लॉयर के पास हमें जाना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात आ जाती है कि ऐसा लॉयर हम कहाँ ढूंढें। हर एक शहर में 5, 6, 7, 8 नाम ऐसे होते हैं जिनका बहुत नाम होता है, तो आप उनके पीछे अक्सर भागते हैं और सोचते हैं कि मैं उसके पास जाऊं। तो लेकिन होता ये है कि उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है या इतने ज़्यादा एसोसिएट्स और इंटर्न्स होते हैं कि वो आपको सिखा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा लॉयर चूज़ कर सकते हैं जो एक अच्छा लॉयर हो, अच्छी समझ रखता हो, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो अपने साथ कोई एसोसिएट या कोई अपना स्टाफ रख सके। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से उस सीनियर को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा जिसकी उसको आवश्यकता थी, और साथ ही साथ आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि आपको भी सीखने के लिए किसी ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां आपका सीनियर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा जाए। तो इसके अंदर दोनों का फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही किसी सीनियर को चूज़ कीजिएगा। फिर ये बात और ध्यान देने की है, ऐसे किसी सीनियर को ही आपने कनेक्ट करना है, ऐसे ही अपने सीनियर के साथ आपने लगना है, ऐसे ही सीनियर के साथ आपने सीखना शुरू करना है जिसके पास कुछ
फाइल्स हों, कुछ ब्रीफ्स हों। ऐसा ना हो कि आप गलती से किसी ऐसे सीनियर को चूज़ कर लें जिसके पास फाइल्स ही ना हो, उनका कोर्ट में काम ही ना हो, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको इंटर्नशिप करने की। तो इंटर्नशिप करते वक्त ये ज़रूर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऐसा लॉयर रहे जिसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती हो हर रोज़। और ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने टॉप लॉयर्स के पीछे भागना शुरू कर देना है। टॉप लॉयर्स के पीछे भागने से आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, और साथ ही साथ टॉप लॉयर्स के पीछे भागने से और गलती से उन्होंने आपको अपनी फर्म में रख भी लिया, अपनी ऑफिस में रख भी लिया, तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे एसोसिएट्स होंगे, बहुत सारे लॉ इंटर्न्स होंगे कि वो सबके साथ उनका कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी कर रहे हैं, तो आप इस समय तक आप 4th ईयर में आ चुके हैं, यानी कि आपके लॉ के सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं। और अगर आप 3 इयर्स की एलएलबी कर रहे हैं तो आप अपने फाइनल ईयर में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने आप को फिर से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया कि आप जितनी बार भी इंटर्नशिप करें, आप अलग अलग फील्ड में करें। अब जब आप 4th ईयर में आ चुके हैं, तो आपने वाकई में अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मुझे एलएलबी करने के बाद कौन सी फील्ड में प्रैक्टिस करनी है। मैं एक कोर्ट में लिटिगेशन करना चाहूँगा, किसी एलपीओ के साथ जुड़ना चाहूँगा, या कॉरपोरेट किसी फॉर्म में जुड़ना चाहूँगा। तो यानी कि आपने जिस किसी से आप पहले कर चुके हैं, अगर आपने एलपीओ के साथ पहले इंटर्नशिप कर ली है, तो अब आप किसी कॉरपोरेट के साथ लग जाइए। कॉरपोरेट के साथ अगर आपने कर ली है, तो आप किसी लॉयर के साथ फिर दोबारा से आप लिटिगेशन करना चाहिए। और लिटिगेशन में अगर हम देखें तो लिटिगेशन बहुत तरह का होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी अलग अलग फॉरम्स बनी हुई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, रेरा है, यानी कि अलग अलग फील्ड, बैंक्रप्सी है, बहुत सारे लिटिगेशन अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी लॉ फॉर्म्स हैं। आप अलग अलग एक्सप्लोर कीजिए, ताकि 4th ईयर में आते आते आप काफ़ी, आपको लॉ की समझ हो चुकी है, और आप खुद को एक्सप्लोर करके ये अपने अंदर से ये निकाल सकें कि वाकई में अब मुझे लॉ करने के बाद करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप किसी एक प्रोफेसर के साथ भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि अरे अगर हम लिटिगेशन में जाएंगे तो लिटिगेशन में तो बहुत मेहनत है, बहुत धक्के हैं, तो क्यों ना हम प्रोफेसर बन जाए, क्योंकि प्रोफेसर को हम अक्सर देखते हैं कि प्रोफेसर चॉक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो लगता है कि बहुत मज़े मज़े की नौकरी है। तो क्यों ना एक प्रोफेसर के साथ भी इंटर्नशिप की जाए और रिसर्च वर्क किया जाए, ताकि ये देखा जाए कि वाकई में हम बाद में एक प्रोफेसर बनना चाहते भी हैं या सिर्फ हम देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो ये कहते हैं कि भाई मुझे एक जज बनना है, तो आप क्या करें, एक जज के साथ भी इंटर्नशिप करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जब बाद में आप इंटर्नशिप करने के बाद जुडिशरी में जाएंगे और आप एज अ जज कहीं पर काम करेंगे, तो आपके पास एक एक्सपोजर होगा, आपको पता होगा कि एक जज प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है, किस तरह से निपटाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर बार अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करनी चाहिए। अक्सर लोगों को, बच्चों को ये देखा है हमने कि वो चाहते हैं कि जब वो सीवी बनाएं तो उसकी एक ही तरह की सीवी हो। अगर वो क्रिमिनल किसी एक बार लॉयर के पास गए तो अलग अलग क्रिमिनल के पास जाएंगे, अगर एक बार सिविल के पास गए हैं तो अलग अलग सिविल के पास जाएंगे, एक बार मैट्रिमोनियल किसी फॉर्म को ज्वाइन किया है तो बार बार वो मैट्रिमोनियल पे जाएंगे। तो यहाँ ये गलती मत कीजिए। आप अपनी सीवी में अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिए। अक्सर एक ये कन्फ्यूज़न होता है कि सीवी में अगर हम अलग अलग फील्ड का अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे या इंटर्नशिप के बारे में लिखेंगे, तो आगे जो इंटरव्यूअर होगा वो हमसे पूछेगा कि आप अलग अलग जगह पर क्यों गए। तो यहाँ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक बात कहनी चाहिए कि हाँ, मैंने अलग अलग जगह पर इंटर्नशिप इसलिए की क्योंकि मैं अभी तक क्लियर नहीं था कि मुझे किस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अलग अलग जगह पे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए गया था, ताकि मैं अपने आप को फाइनली एक मुकाम पर पहुंचा सकूं, फाइनली ये डिसाइड कर सकूं कि मुझे क्या वाकई में करना है, और मुझे हर जगह का एक्सपोजर करवाना था। आपका सीवी देखने के बाद आपका इंटरव्यूअर एक बात तो समझ ही जाएगा कि इसको
इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए इसने अलग अलग जगह पर इंटर्नशिप की है। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, माइनस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। एवरी लॉयर कैन बी अ फैंटास्टिक लॉयर बट नॉट नेसेसरली ए गुड टीचर। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हर वकील बहुत ज़बरदस्त वकील भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वकील बहुत अच्छा टीचर भी हो। अब एक चीज़ जो अक्सर इंटर्नशिप करते हुए बच्चे सोचते हैं, नॉन फैमिली लॉयर के पास जाएं। वो ये सोचते हैं कि भाई मेरी फैमिली में कोई एक जाना पहचाना लॉयर किसी एक कोर्ट में हो और बहुत ऊंचे मुकाम पर हो तो मैं उसके पास जाऊंगा, और अगर मेरा ऐसा कोई नॉन फैमिली लॉयर नहीं है तो इसका मतलब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को ये कह करके रखना है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, और किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कोई लिंक होता ही है, तो आप वहां पर जाकर के अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने इंटर्नशिप शुरू कर दी तो जिसके थ्रू आप उस लॉयर के पास गए तो उससे उस लॉयर को ये ज़रूर कहलवा दीजिएगा कि ये जो स्टूडेंट या इंटर्न आपके पास भेजा है, इसको आपने बहुत सारा काम देना है, इसको आपने बहुत सारा काम सिखाना है। मतलब इस बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा दुखी करना है। अगर बच्चा दुखी होगा, बहुत सारा काम करेगा, प्रेशर आएगा, तभी वो उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, और जब वो रियल लिटिगेशन में खुद जाएगा तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी टिप है कि सभी बच्चे ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं। जैसे ही वो किसी इंटर्नशिप को शुरू करते हैं, वो जाते ही कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ सर, मैं बहुत अच्छा केस बना सकता हूँ, आप मुझे ड्राफ्टिंग दीजिए। इट इज़ नॉट डन। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने इंटर्नशिप शुरू की उसी दिन आपको ड्राफ्टिंग वर्क दे दिया जाएगा। आपको ड्राफ्टिंग वर्क तब दिया जाएगा जब आप उनको रिसर्च करके दिखाओगे। आपको जो सीनियर आपको नोट्स बनाने के लिए कहता है या आपको फाइल पढ़ने के लिए कहता है, और उसमें ये कहता है कि इसके क्रक्स बना करके लेकर के आओ, जब आप ये सारी चीज़ें उनको कर करके देंगे और उनके अंदर एक अपना जिसे कहते हैं ना फेथ डेवलप कर देंगे कि हाँ आप काम करने के इच्छुक हैं, और आप ऑलरेडी 3-4 आप अपनी इंटर्नशिप कर चुके हैं, यानी कि आपके पास लीगली आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके आर्ट ऑफ एडवोकेसी के क्लियर हो चुके हैं, तो आपको ज़रूर ड्राफ्टिंग वर्क मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा शेयर किए गए आज के टिप्स और स्टेप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।